हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का जो हमारा सब्जेक्ट है बिज़नेस स्टडीज़, उसका चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स करेंगे। एक तो फ्योल्स के प्रिंसिपल, दूसरा टेलर के प्रिंसिपल और उनकी टेक्निक्स करेंगे, जो कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स भी कहलाते हैं। मुझे पता है ये चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, लेकिन मैं ये इसको ग्लास में आपको करा रहा हूँ फटाफट रिवीजन के फॉर्म में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए रिवीजन करने के वक्त। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। या यूँ कहिए कि 14 जो प्रिंसिपल हैं उसको एक एक करके हम समझते हैं। फ्योल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। बच्चों, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क्स and units, and instead of assigning the whole work to one person, one task should be assigned to one person according to the capacity, qualification and experience of the person. It improves efficiency and specialization. ठीक है बच्चों। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बात पहला तो आपको समझ लगे ना कि जितना भी है वो काम हमने उस पर्सन की क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको सौंपना है। सारा काम एक ही व्यक्ति से नहीं करवाते। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी होता है बच्चों पावर टू मेक डिसीजंस, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ऑब्लिगेशन, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है किसी जॉब को टाइम पे करने की, उसको पूरा करने को हम बोलते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद है बच्चों डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टू फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज फॉर द स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो हो बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। जुडिशियस एप्लीकेशन का मतलब होता है बिना किसी भेदभाव के डिसिप्लिन का फॉलो हो। तो पहले 3 प्रिंसिपल्स आपको समझ लगे बच्चे। पहला डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब काम को बांटना। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अथॉरिटी मतलब पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब वो ऑब्लिगेशन देना जिस पूरा करने के लिए, काम को पूरा करने के लिए। और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अथॉरिटी देनी चाहिए। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रिंसिपल ये कहता है कि बराबर होनी चाहिए। ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही अथॉरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। दोनों में समानता होनी चाहिए। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बराबर की अथॉरिटी होनी चाहिए। अब उसके बाद डिसिप्लिन की अगर बात करें, डिसिप्लिन का मतलब ही होता है रूल्स एंड रेगुलेशन का जुडिशियसली एप्लीकेबल होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में, कि ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों 4th प्रिंसिपल पे। तो 4th प्रिंसिपल हमें क्या कह रहा है बच्चों? 4th प्रिंसिपल ये है यूनिटी ऑफ कमांड। तो बच्चों उसमें है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस एंड शुड बी अकाउंटेबल टू ओनली वन सुपीरियर, बिकॉज ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन। इफ ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम बॉस मोर देन वन बॉस, देन ही विल बी गेट कन्फ्यूज। अगर वो एक से ज़्यादा बॉसेस से उसको ऑर्डर्स मिलेंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। और वो कन्फ्यूज रहेगा कि किसके ऑर्डर्स को पहले निपटाया जाए। ठीक है बच्चों। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान, that is the effort of all the managers and employees of the organization must be directed toward one direction, and that is achievement of common goal। और उसको क्या बोलते हैं? achievement of common goal। in this principle, if this principle apply किया जाता है to lead, it leads to coordination। each department and group having command objective must have one head and one plan only। तो इसका मतलब है हर ग्रुप का एक ही प्लान और एक ही गोल होना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 6th प्रिंसिपल की तरफ। 6th प्रिंसिपल है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सुपरसीड्स द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, इंडिविजुअल गोल्स को प्रायोरिटी नहीं देनी। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग विद सम ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज अ बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बोथ ऑब्जेक्टिव शैल बी इन द सेम डायरेक्शन। बोथ ऑब्जेक्टिव सेम डायरेक्शन में नहीं है। और उसके बाद रेमुनरेशन ऑफ द पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन बी पेड फेयरली और एडिक्वेटली to be given the maximum satisfaction which would at least a reasonable standard of living। तो उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि वो एक रीजनेबल
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रख सकें जिस लेवल पे भी वो हैं। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारी पावर्स एक जगह मतलब टॉप मैनेजमेंट के पास एकत्रित है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है आपने डिपार्टमेंट्स बना के अपने सारे फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज कर दिया कि पावर्स को उसमें बांट दिया रूटीन की नेचर के। मेन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जो डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं, बाकी डिसेंट्रलाइज कर दिए, आगे बांट दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल अ कंपनी मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज। ना ही पूरी तरह सेंट्रलाइज कर देना है, ना ही पूरी तरह डिसेंट्रलाइज कर देना है, बट देयर मस्ट बी कम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मीन्स line of authority or chain of superior from higher to the lowest rank. Fayol insists that this claim chain must be followed strictly in the organization. स्केलर चेन का मतलब हो गया एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ अथॉरिटी होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही सबको काम करना होता है। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन, नो स्किपिंग ऑफ वन की शुड बी अलाउड। उसको स्किप करके आपने आगे नहीं जाना। उसकी लाइन ऑफ अथॉरिटी जो गिवन है हर डिपार्टमेंट के इस तरीके से जो होते हैं इस तरीके से मूव करेंगे। कोई भी अपनी लाइन को इस तरफ से नहीं तोड़ेगा, इधर से कोई भी इधर बात नहीं करेगा। इधर अगर बात करनी है तो एक स्पेशल परमिशन और स्पेशल केसेस में ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स में ही होगी। और उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। और वो कब होगा? सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में, वो भी सेम लेवल के पर्सन ही बात करेंगे। ठीक है बच्चों। Principle of order. It refers to orderly arrangement of men and material that is a fixed place for everything and everyone in the organization, so that no time and energy is wasted in search of the material or any person. ठीक है जी। हर चीज़ का वो कहता है राइट प्लेस होना चाहिए। तो 3 R's हम भी इसको बोल सकते हैं। राइट पर्सन, जिसको हम मैन भी बोलते हैं, मैन, मटेरियल, मशीन्स, एंड तीनों राइट प्लेस पे होने चाहिए। 3 M's एट 3 राइट प्लेसेस पे। ओके बच्चा। मशीन्स वो राइट प्लेस पे होने चाहिए। 3 M शैल बी एट 3 R's राइट प्लेस पे। राइट प्लेस एट राइट मैन शैल बी एट राइट प्लेस, राइट मटेरियल शैल बी एट राइट प्लेस, राइट मशीन्स शैल बी एट राइट प्लेस। ओके बच्चे। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। सो इक्विटी शेयर्स रेफर्स टू, इक्विटी का मतलब समानता, इसका मतलब काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। आप किसी भी तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भेदभाव नहीं करोगे। एम्प्लॉयज़ विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दीज आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस। जब उनको काइंडनेस और जस्टिस के साथ ट्रीट किया जाएगा तभी वो उनका ग्रोथ बराबर होगी। सो तभी वो सेटिस्फाइड रहेंगे आपसे। द प्रिंसिपल इंसिस्ट दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ एंड नेशनैलिटी। ठीक है जी। आपके ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि किसी तरीके का भी भेदभाव ना हो। चलो बच्चों आगे है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन ऑफ एंड ट्रांसफर। According to this principle, the management must provide the feeling of the job security among the employees, because with the feeling of the insecurity of the job, the employees cannot be contributed to maximum. ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब ही यही होता है कि हम कोई भी तरह का, किसी भी तरह का फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं करेंगे। बार बार उनको नहीं निकालने की धमकी दी जाएगी, या ना ही ट्रांसफ़र की धमकी दी जाएगी, ना ही ट्रांसफ़र किया जाएगा, और उनको स्टेबल होने दिया जाएगा ताकि एक जगह पे वो रह के काम को कर सकें। उसके बाद है बच्चों इनिशिएटिव। सो इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। फ्योल suggests that employees in the organization must be given an opportunity to take some initiative in making and executing a plan. It gives immense satisfaction to employees. So managers must welcome the suggestions and ideas of the employees before framing the plan. तो मैनेजर को वेलकम करना चाहिए सुजेशंस को और आइडियाज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ को बिफोर फ्रेमिंग द प्लान, प्लान्स को बनाने से पहले। ठीक है जी। एम्प्लॉय से अपने जो जूनियर्स हैं उनका भी आइडिया लेना चाहिए ताकि उनको मोटिवेशन रहे। सेल्फ मोटिवेशन भी बोलते हैं हम इसको। ओके बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। 13 प्रिंसिपल हो गए। अब 14th प्रिंसिपल की बात करते हैं। एस्पिरिट द कॉर्प्स। सो मैनेजमेंट मस्ट इनकरेज एंड प्रमोट टीम स्पिरिट, unity and harmony. This will bring coordination and cooperation in the organization. So a manager should replace I with we. This will give rise to mutual trust and belongingness among team members.
ठीक है, इससे टीम स्पिरिट आती है एंड इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर गिविंग यूजिंग पेनल्टीज, और ये चीज़ बिना पेनल्टीज़ को यूज़ किए भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। इससे काम अच्छे तरीके से हो जाता है। अब हम बात करेंगे आगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेलर के जो प्रिंसिपल है, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यहाँ को हम पहले प्रिंसिपल्स फिर दूसरा टेक्निक्स में बात करेंगे। पहले प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर कहते हैं दैट ईच जॉब इज टू परफॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन द साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड। He says that there must be thinking before doing, which is not in case of rule of thumb. Rule of thumb की तरह नहीं होना चाहिए, पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए, जो काम दिया है वही करना है। So rule of thumb means dictatorship of manager where scientific decisions are based on cause and effect and scientific measurements of methods and ways of production, ठीक है। और साइंटिफिक तरीका अपनाया जाएगा किसी भी काम को करने का। साइंटिफिक तरीका अपनाने का मतलब है कि वो लॉजिकली काम होगा, किसी की भी विल एंड विश के हिसाब से काम नहीं होगा। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दोज हु वर्क टुगेदर इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मोनी एंड that is with the mutual give and take and proper understanding, as there are always two groups of people, worker group and management group। हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। So उसके बाद cooperation not individualism। So this principle is the extension of harmony not discord। According to this principle work must be carried on in cooperation with each other। एक दूसरे की cooperation से ही काम होगा with mutual confidence and understanding for each other। Workers and managers must वर्क इन कॉपरेशन, उनको एक दूसरे के साथ कॉपरेट करके काम करना है, ठीक है जी। तो ये दोनों प्रिंसिपल्स मैंने इकट्ठे इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दोबारा बता देता हूँ, ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब कि हर ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप्स होते हैं, एक टॉप मैनेजमेंट ग्रुप और एक वर्कर ग्रुप, तो सबको एक दूसरे के साथ काम करना है, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का भी मतलब है कि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ओके जी। और चौथा प्रिंसिपल है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बच्चों जो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी है वो डिपेंड करती है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स पे। वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन देयर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड देयर सिलेक्शन। टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड आफ्टर सेलेक्टिंग दे मस्ट बी गिवन जॉब अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और उनको भी जो काम देना है उनको उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम दिया जाए ताकि वो उसने अपनी एफिशिएंसी से काम कर पाए, और अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसका डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रिंसिपल हो गए, अब हम बात करेंगे टेक्निक्स की बच्चों, साइंटिफिक टेक्निक्स। सो साइंटिफिक टेक्निक में सबसे पहले आपको पता है कि फंक्शनल फोरमैनशिप है, ठीक है बच्चों। मैं एक चीज़ यहाँ ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि साइंटिफिक टेक्निक्स की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये सीक्वेंस है, आप कोई भी पहला या दूसरा लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि याद करने का एक तरीका होता है तो उसको हमें स्टेप वाइज याद करना पड़ेगा कि पहले फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है, इस हिसाब से हम पॉइंट वाइज याद करते जाएंगे। फंक्शनल फोरमैनशिप, फैक्ट्री मैनेजर, फैक्ट्री इंचार्ज, प्लानिंग इंचार्ज और उसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज। तो पहले हम बात करेंगे रूट क्लर्क, इंस्पेक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन। उसके बाद हम प्रोडक्शन इंचार्ज की बात करेंगे, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो बच्चों उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रूट क्लर्क। रूट क्लर्क का काम क्या होगा? ये सारे बंदे इंस्ट्रक्शंस किसको देंगे? वर्कर्स को, क्योंकि वो पूरी फैक्ट्री को किस में बांट रहे हैं? दो हिस्सों में, एक प्लानिंग में, एक प्रोडक्शन। वो कह रहे हैं कि वर्कर पे इन सभी चीज़ों का लोड ना डालो, वर्कर को इन सभी चीज़ों से अलग रखो। तो वो दो डिपार्टमेंट में ये 8 पर्सनस हो गए, और 8 पर्सनस किसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं? वर्कर्स को। और उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? नीचे है। हर वर्कर और उसका रूट डिपार्टमेंट के उस पर्सन का, क्लर्क का क्या नाम होगा और क्या काम होगा? रूट क्लर्क। ये पहले 4 हैं वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है जी। रूट क्लर्क, इंस्पेक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। तो पहले है रूट क्लर्क, फिक्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, ओके। और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा? गिविंग जर्नल इंस्ट्रक्शंस। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा? फिक्सिंग अप द टाइम फॉर स्टार्टिंग एंड कंप्लीटिंग द जॉब, और कॉस्ट को रिकॉर्ड करेगा एंड रिकॉर्ड द कॉस्ट, कितना काम पे पैसा लगाया है, ठीक है। डिसिप्लिनरियन क्या करेगा? टू परफॉर्म द जॉब्स ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक मैनर से। गैंग बॉस ही अरेंजेस ऑल द मशीन्स, टूल्स एंड अदर रिसोर्सेज, ओके जी। और उसके बाद 6 स्पीड बॉस, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे हैं। ये वाले बंदे जो हैं वो ये अगले जो 4 मैं बता रहा हूँ, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, ये किसके हैं? प्रोडक्शन के हैं ना बच्चे। ये भी तो वर्कर को ही
आगे दे रहे हैं ना वो इंस्ट्रक्शंस। तो स्पीड बॉस का काम क्या है? टाइमली कंप्लीशन ऑफ द जॉब। रिपेयर बॉस इंश्योर द वर्किंग कंडीशंस ऑफ मशीन्स एंड टूल्स। इंस्पेक्ट टू चेक द क्वालिटी। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। So standardization is maintained right from the selection of tools, equipment and machines to use. Maximize the output by keeping in mind the quality standards. So simplifications, emphasis on elimination of unnecessary diversity of product, size and types. ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज करना और सिंप्लीफाई करना एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ठीक है जी। अब हम तीसरे की बात करें वर्क स्टडी। वर्क स्टडी इज कंप्राइजेज ऑफ 4 आइटम्स। एक तो फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। तो पहला है फटीग स्टडी। सो पहला फटीग स्टडी क्या कह रहा है? दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट इंटरवल्स, रेस्ट इंटरवल्स, द ड्यूरेशन ऑफ, ड्यूरेशन लिखना था मेरे को, ड्यूरेशन, ड्यूरिंग नहीं ड्यूरेशन है, ठीक है, ये ड्यूरेशन, ये देखिए ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। फ्रीक्वेंसी दिन में कितनी बार देनी है और उसकी लेंथ क्या होगी इंटरवल की, मतलब जो ब्रेक देनी है वर्कर को, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार ब्रेक देनी है और कितनी टाइम की ब्रेक देनी है, ठीक है जी, और कितने नंबर की ब्रेक देनी है। एक तो टाइम के गैप की 2 घंटे बाद ब्रेक देनी है, 3 घंटे बाद, कितनी टोटल नंबर ऑफ ब्रेक्स कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और उस ब्रेक का टाइम पीरियड क्या होगा, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट्स। ओके बच्चे, ये चीज़ों को ध्यान देना है। अब उसके बाद हम बात करेंगे मेथड स्टडी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब फटीग स्टडी की बात करेंगे तो वो बंदा थक जाएगा, तो उसको ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। चलो अब हम बात करते हैं बेटे साइंटिफिक, अगले है मेथड स्टडी। सो मेथड स्टडी क्या है? इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड और वे टू परफॉर्म द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक्स मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मेथड स्टडी का मतलब है कि हर काम को करने का एक बेस्ट वे होगा, हम उसको मेंटेन करेंगे, उसको चेक करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टाइम स्टडी की। सो टाइम स्टडी इज कंडक्टेड टू डिटरमिन टू नो स्टैंडर्ड टाइम कितना चाहिए परफॉर्म करने को और स्टैंडर्ड टारगेट क्या होगा वर्कर्स का। तो उसके बाद हम बच्चे मोशन स्टडी। सो मोशन स्टडी का मतलब क्या है? टू डिटर्मिनिंग द movements of workers, to differentiate between productive and unproductive movements, और उसके बाद for cutting down unproductive and wasteful movements, ठीक है, to design suitable equipments and tools to minimize the unproductive movement of the workers। तो मोशन स्टडी का मतलब है किस तरीके से उनकी स्पीड को मेंटेन किया जाए ताकि एफिशिएंसी बढ़े और उनकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को रोका जाए। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है बच्चों? दिस टेक्निक एम्फेसिस ऑन पेइंग different rate of wages for different efficient and inefficient employees, standard rate for standard targets, high rate for high targets and lower rates for lower targets। इस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन करना है। अब हम आगे बात करते हैं इसके लास्ट टेक्निक की, दैट इज मेंटल रेवोल्यूशन। सो मेंटल रेवोल्यूशन है चेंज इन द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। दोनों को अपने नज़रिए को बदलना एक दूसरे के लिए। सो कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट। सो रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन अमंग ईच अदर। तो एक दूसरे को शक की नज़र से देखने के बजाय एक दूसरे को सपोर्ट करे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके पिछले जो प्रिंसिपल्स के फीचर्स, नेचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस है वो मेरी पिछली वीडियो में पड़ी है। मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया हुआ। तो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, MCQs भी उसमें मैंने 100 किए हुए हैं आपकी मदद हेल्प के लिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।